बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसमें किस हद तक आज डेवलपमेंट हुई है। लकी मरवत में कल रात धमाके हुई, उसके बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और उसमें तकरीबन 7 के करीब दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। 3 पाकिस्तानी फौज के जवान भी उसमें शहीद हो चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। और एक और बड़ा अहम डेवलपमेंट है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के बहाली के हवाले से, तो इस पे आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकराती टीम थे, उनके दरमियान दूसरे रोज़ भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और दोनों अतराफ से जो मुख्तलिफ ऑप्शंस और मुख्तलिफ तजावीज़ थे वो एक दूसरे के सामने पेश किए गए और उस पर तफसीली बात की गई। ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये अभी मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। मंगल को दोबारा ये दोनों जो मुज़ाकराती टीम है वो दोबारा मिलेंगे और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा है। एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में किस तरीके से दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन है वो किस तरह मुत्तफिक हो सकते हैं कि एक दिन इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि जो पीडीएम की जमातें हैं वो किसी भी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 डेज ऑलरेडी चुन के गुजर चुके हैं, तो उसके अंदर इंतखाबात के हक में नहीं है, क्योंकि उनको ये खौफ है कि अगर यहाँ पे इंतखाबात हो जाए और तहरीक इंसाफ को दोनों सूबों के अंदर मेजॉरिटी मिल जाए और मजबूत हुकूमतें वहाँ पे कायम करें, तो फिर उनके लिए कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है उसमें उनका जीतना या उसमें कुछ नशस्तें हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसी वजह से न सिर्फ मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तीनों इस बात पे बज़द है कि अगर इलेक्शन होंगे तो एक दिन होंगे, क्योंकि उनके लिए फिर बाद में इलेक्शन लड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यही एक पॉइंट एजेंडा है। लेकिन उसके लिए चूंकि जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि आईन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप 90 डेज से आगे जाकर भी इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं या आप डिले कर सकते हैं। उसके लिए अभी आईनी तरमीम करने की ज़रूरत होगी। फर्ज करे अगर दोनों तरफ इस बात पे अगर मुत्तफिक हो जाए कि चलो जुलाई में या अगस्त में एक साथ ये तमाम चारों सूबों और मरकज़ के इंतखाबात होंगे, तो उसके लिए फिर ज़रूरी बात यह है कि आप आईनी तरमीम लेकर आएंगे, यानी वन टाइम आप आईनी तरमीम लाकर ये इस बात पे आप इत्तेफाक करेंगे कि सिर्फ इस मर्तबा के लिए अगर ये इलेक्शन 90 डेज से के बाद भी हो जाए तो आइन के अंदर उसकी गुंजाइश आप देंगे। लेकिन उसके लिए तहरीक इंसाफ को वापस कौमी असम्बली में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ वापस कौमी असम्बली में नहीं आएगी तो फिर भी ये आईनी तरमीम नहीं हो सकता, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और मौजूदा जो असम्बली है वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में ये 228 अरकान बनते हैं। तो 228 अरकान अगर असम्बली के अंदर मौजूद होंगे और वो किसी आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे तो उसी सूरत में आप आइन के अंदर तरमीम लेकर आ सकते हैं। जो मौजूदा पीडीएम की है, कल भी आप लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ ने 180 लोगों की हिमायत हासिल की और वो भी बज़ाहिर अपने ताकतवर सपोर्टर की बदौलत। अगर उनके सपोर्ट न होती तो शायद उनके लिए 150 वोट लेना भी मुश्किल लग रहा था। इसी वजह से अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और इस बात पे इत्तेफाक की जाती है कि जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, तो फिर उसी सूरत में तहरीक इंसाफ को वापस कौमी असम्बली के अंदर आना पड़ेगा और वहाँ पे हुकूमत के साथ मिलकर ये आईनी तरमीम लेकर आएंगे और उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर एक साथ इंतखाबात पॉसिबल होंगे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस साहब ने खुलकर कहा है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फिर उस पर अमल दरामद होगा और फैसला यही है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा में होंगे।
یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا صورتحال بن گیا ہے. تو آج اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ کس طریقے سے دونوں سائڈ کسی بھی ڈیٹ پہ اگر ایگری ہو جائے اور یہ ابھی چونکہ منگل کو دوبارہ جب بیٹھیں گے تو اس میں امکان ہے کہ کوئی ایسا ڈیٹ سامنے آ جائے جس پہ دونوں کے درمیان اتفاق ہو جائے، لیکن مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے. اسی وجہ سے مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اکتوبر میں ہو جائے. تحریک انصاف کسی بھی صورت میں اکتوبر تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ رکاوٹ بیسیکلی موجود ہے. لیکن اگر اگست کے اندر دونوں کے بیچ میں اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ اگست کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں الیکشن ہونے دے، تو پھر یہ چیز پاسبل ہے کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے یہ کامیاب ہو جائے. لیکن اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اور کس حد تک وہ سنسیئر ہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ ہے. کیونکہ اگر وہ سنسیئر ہے، اگر وہ سنجیدہ ہے، تو پھر تو یہ چیز پاسبل ہے کہ اگست کے اندر انتخابات ہو جائے. لیکن اگر وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کریں گے تو پھر یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ منگل کو جب دوبارہ ان کے بیچ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوگا تو دونوں اطراف سے چونکہ اپنے لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد یہ لوگ بیٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے درمیان کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. اگر پیش رفت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے منگل کو دوبارہ یہ جو پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، اس کے جو کیس ہے اس کے دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوگی اور وہاں پہ پھر ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کوئی پیش رفت کی ہے یا نہیں کی. اگر پیش رفت نہیں ہوئی ہوگی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کارروائی آگے بڑھائیں گے اور اس میں جناب شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے نااہلی کے ان کے سروں کے اوپر جو نااہلی کا تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. تو یہ جو پوری صورتحال یہی ہے. لیکن اس میں اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پرس کری ان کو ٹائم دے کہ یہ دونوں اگر یہ اعلان کرے کہ ہم اگست کے مہینے میں ایک ہی دن یہ انتخابات ہوں گے، تو پھر اسی صورت میں فرض کرے اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت اگر جاری رہے گی تو پھر اس میں تحریک انصاف کا سوچ یہ ہے کہ نگران حکومتوں کے مزید رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اسی دن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دونوں اسمبلیوں کے اسپیکر وہاں پہ پٹیشن دائر کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اجازت لیں گے کہ وہ دونوں جو پروونشل گورنمنٹس تھی ان کو بھی دوبارہ بحال کرے، کیونکہ نگران حکومتوں کا مزید چلنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ دونوں سپیکرز کی طرف سے پوری طور پہ وہاں پہ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا جائے گا اور وہاں پہ یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ پرویز الہی اور محمود خان کی حکومتوں کو دوبارہ بحال کرے، تاکہ جتنے عرصے تک یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے مرکز کے اندر اگر یہ چلتا رہے گا تو اسی وقت تک یہ دونوں حکومتیں بھی چلتی رہے گی اور نگران حکومتوں کو پوری طور پہ ختم کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوگا. ساتھ ساتھ لکی مروت کے اندر کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ 3 مختلف مقامات پہ سیکیورٹی فورسز کے جو چیک پوسٹ تھی یا ان کے مراکز تھے وہاں پہ اس پہ حملے ہوئے تھے اور اس میں 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 3 پاکستانی فوج کے جوان اس میں شہید ہو چکے ہیں. آج سوات کے اندر ایک بار پھر تیسری روز بھی لوگ نکل آئے تھے اور لوگوں نے وہاں پہ پرامن احتجاج کیا. لیکن ایک جو چیز جنوبی اضلاع کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس ایک میرے خیال میں جو آپشن موجود ہے، آپشن یہی ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگوں کو اپنے علاقوں کو پرامن رکھنا ہوگا. دیکھیں جتنے بھی لوکل لوگ ہیں چونکہ لوکل لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ کہاں پہ دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، کہاں پہ ان کے سپورٹر موجود ہیں اور کہاں پہ ان کو چھپنے کی جگہ میسر آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں جب تک مقامی لوگ اگر نہیں نکلیں گے، مقامی لوگ اگر اپنے علاقوں کے تحفظ نہیں کریں گے تو یاد رہے کہ ان علاقوں میں امن آنا بہت مشکل ہے. کیونکہ جو سیکیورٹی فورسز پولیس کے جوان ہیں یا جو ایف سی کے جوان ہیں ان کے لیے ان ٹھکانوں تک پہنچنا
पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उसमें उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस जब वो गैदर करेंगे और इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स उनके पास आएंगे, उसके बाद फिर ये कार्रवाई करेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन उसमें भी जो मुकामी सहूलतकार है, उनकी वजह से अक्सर अवकात ये लोग बच जाते हैं। इसी वजह से अगर इन इलाकों के लोग, ख्वाह वज़ीरिस्तान के लोग हैं, ख्वाह लकी मरवत के लोग हैं, खैबर एजेंसी के लोग हैं, कुरम एजेंसी के लोग हैं, डियाई खान के लोग हैं, बनु के लोग हैं, जितने भी इलाकों के लोग हैं, उनको खुद उठना पड़ेगा और उनको खुद वहाँ पे अपने इलाकों को सिक्योर करना पड़ेगा। जितने भी उनके मुकामी सहूलतकार हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये मुकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो फोर्सेस के साथ मिलकर, और ये फोर्सेस की भी ज़िम्मेदारी है कि वो मुकामी मशरान के साथ मिलकर बैठ जाए और एक स्ट्रेटजी बनाए और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक फिर आगे बढ़े और इस चीज़ को ख़त्म करे। जब तक मुकामी लोग खुद फोर्सेस के साथ मिलकर या फोर्सेस उनके साथ मिलकर जब तक वो नहीं उठेंगे, याद रखिए इनके इलाकों में अमन नहीं आ सकेगा। ये अब सवात के अंदर देख ले, दीर के अंदर देख ले, वहाँ पे लोग, मुकामी लोग उठ गए हैं और मुकामी लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने इलाकों में किसी भी दहशतगर्द को आने नहीं देंगे। और जब मुकामी लोगों ने ये ऐलान कर दिया तो फिर जो उनके मुकामी सहूलतकार हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी किस्म का सपोर्ट देंगे तो फोर्सेस को पता चले न चले, लेकिन मुकामी लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा और फिर उनका वहाँ पे जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से मेरे ख्याल में इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान है, वहाँ पे मुकामी लोग अगर खड़े होंगे, वो अपने इलाकों को सिक्योर बनाएंगे, तो आप याद रखिए कि इन इलाकों के अंदर दहशतगर्दों का बाप भी नहीं आ सकता। लेकिन इस काम के लिए मुकामी मशरान को बैठकर फिर फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, या खुद अपने इलाकों के अंदर मुकामी मशरान को एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने इलाकों को सिक्योर करे। और वहाँ पे अगर किसी दहशतगर्द की मौजूदगी के इत्तला अगर उनको मिल जाती है या उनके पास हैं, तो जब वो खुद भी कार्रवाई करेंगे तो आप याद रखिए कि दहशतगर्द इतने मजबूत नहीं है कि वो अवाम के खिलाफ लड़ सके या उनके इलाकों में आ सके। इसी वजह से आप लोगों को इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा और आप लोगों को उठना भी पड़ेगा। एक और अफसोसनाक खबर यह है कि आज इसाक डार की ज़ेर सदारत जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, उसमें मुल्क में जो अद्वियात की कीमतें हैं उसमें 70% इजाफा करने की इजाज़त दी गई है। ये बहुत अफसोसनाक खबर है, क्योंकि देखिए जो मेडिसिन की कीमतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, मेडिसिन की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। चूँकि मेडिसिन हर पाकिस्तानी की मजबूरी है, आजकल का जो हालात है और जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गई है, और ख़ुसूसी तौर पे जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। तो अद्वियात की कीमतों में ये जो मुसलसल इजाफा है ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और इससे पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो मुतासिर हो रही है। और ये 70% इजाफा जब आप करेंगे तो ऑलरेडी मैं अगर आपको बता दूं तो एक किस्म के टेबलेट हैं जो मैं पहले से इस्तेमाल करता था और वो मुझे 14 टैबलेट तकरीबन उस वक्त उसकी जो कीमत थी तकरीबन 130 के करीब वो मिलते थे। उसके बाद फिर उसमें मामूली इजाफा हुआ 150 तक, फिर 180 तक पहुंच गई। आज उसकी कीमत तकरीबन 400 रुपये तक पहुंच गई है। तो आप देख लीजिए, आप जिस मेडिसिन को भी आप लेंगे तो उसकी कीमतें आसमान से इस वक्त बातें कर रही है। और इस वक्त लोगों की जो इनकम है, लोगों की इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ। आप देख ले लोगों की जो तनख्वाहदार तबका है उनके तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, जो दिहाड़ीदार तबका है उनके डेली वेजेस हैं उनके पैसों में कितना इजाफा हुआ है, कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन आटे की कीमत में इजाफा हुआ, मेडिसिन की कीमत में इजाफा हुआ, दाल की कीमत में इजाफा हुआ, दूसरी खुराक की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। तो लोगों को पीडीएम किधर लेकर जा रही है? पीडीएम से खुदा के लिए इस कौम पे रहम करे। ये जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, एमल वली वगैरह जो लोग हैं ये तो सारे सरमाएदार, करोड़पति और अरबपति हैं। इनके लिए तो महंगाई कोई मसला नहीं, क्योंकि इनको तो पैसे मिल रही है, इनके बाहर दुनिया में कारोबार है, इनके तो मजलूम की जिंदगी है।
لیکن جو ہم غریب پاکستانی ہیں ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کریں, مزید اس قوم کو تباہ مت کریں. یہ جو صورتحال پی ڈی ایم نے پچھلے 1 سال کے دوران بنائی ہے, مزید پاکستانی قوم کو تباہ مت کریں. آپ لوگوں سے پوری قوم کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ قوم کو مزید تباہ مت کرے اور قوم کو معاف کرے اور الیکشن کی طرف چلے جائے, تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال ہے ایک منتخب حکومت آ جائے اور اس صورتحال کو سنبھال لے. کیونکہ موجودہ پی ڈی ایم کا تو کوئی منتخب حکومت ہے نہیں, ایک اچار بنا ہوا ہے 13 جماعتوں کا, اور وہاں پہ ہر بندے کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. ہر بندہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سوچ رہا ہے, ملک کے لیے سوچنے والا کوئی موجود نہیں ہے. تو کم از کم قوم پہ رحم کرے اور پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالے. اور یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے, میرے خیال میں اس میں ان کو اتفاق کرنا چاہیے, اور اس کا بہترین جو آپشن ہے وہ اگست ہی ہے, اگست کے پہلے ہفتے میں. کیونکہ جون میں اگر یہ حکومت بجٹ پیش کرے تو اس کے فوری بعد نگران حکومت بن جائے گی, اور اگست کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو جائے. یہ جو ستمبر کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری جو باتیں کی جا رہی ہے, یہ چیزیں مزید نہ کرے, اور میرے خیال میں مزید ملک کو تباہ مت کرے. ابھی الیکشن کی طرف جائے اور پاکستانی قوم کو اس موجودہ عذاب سے نجات دلائے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.